हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जिस भी एग्ज़ाम में आपकी पॉलिटी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 330, बी दिया हुआ 332, सी दिया हुआ 222 और डी दिया हुआ 345। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 330 के तहत आपको लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 330 के तहत आपको लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। ऑप्शन ए है आपका पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, बी दिया हुआ पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, सी दिया हुआ पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच और डी दिया हुआ पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के न्यायालय क्षेत्र में आता है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर के कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। यानी कि आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कलकत्ता हाई कोर्ट संभालती है, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में आपको कलकत्ता ही पड़ेगा। बम्बई तो बहुत दूर हो गया आपका, तो ये हो नहीं सकता। मद्रास भी आपका नीचे आ गया और सुप्रीम कोर्ट भी आपका दिल्ली में, तो ये भी बहुत दूर हो जाएगा। तो आपका पास में कौन सा, कलकत्ता वाला है, तो कलकत्ता ही इसको संभालेगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का समूह जो है वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ संभालती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी दिया हुआ केरल हाई कोर्ट, सी दिया हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट और डी दिया हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल हाई कोर्ट संभालती है आपके लक्षद्वीप की न्यायिक क्षेत्र का कार्य। ठीक है, लक्षद्वीप के पास में आपका केरल है, तो वहाँ के हाई कोर्ट का जो काम है वो केरल हाई कोर्ट ही संभालेगी आपका। ठीक है, केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, ये जो हाई कोर्ट है आपका, एक केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। तो दोनों का आपको कौन संभालेगा, केरल हाई कोर्ट। लक्षद्वीप और केरल दोनों का हाई कोर्ट आपका केरल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति आदेश, बी दिया हुआ कानून द्वारा संसद, सी दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना और डी दिया हुआ केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानून के द्वारा संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव कर सकती है। ठीक है, संसद चाहे तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है और ऐसा हुआ भी है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। ठीक है, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में कितनी संख्या है, वर्तमान में 21 जजों की संख्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में लगातार बदलाव होता रहा है। 1956 में 10 जज थे, 1960 में 13 जज हो गए, फिर 17, फिर 85 में 25 और वर्तमान में कितने जज हैं, वर्तमान में 31 जज है आपके सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इनकी संख्या का बदलाव कौन करता है, ओनली संसद करती है, वो भी कानून के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 वर्ष, बी दिया हुआ है 12 वर्ष, सी दिया हुआ है 15 वर्ष और डी दिया हुआ है 20 वर्ष। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष तक काम करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ये आपका एक बोल सकते हो एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 10 साल किसी उच्च न्यायालय में जज के रूप में काम करना होगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हो।
या फिर और भी कुछ नियम है इसके, शायद 20 साल तक वकील के रूप में आपको काम करना होगा तो भी आप इसके लिए पात्र हो, ऐसा कुछ नियम है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, दिल्ली में एनसीटी जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, संविधान का के किस संशोधन से बनाया गया है? दिल्ली को एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? ऑप्शन ए है आपका 63वां संशोधन, बी दिया हुआ 69वां संशोधन, सी दिया हुआ 74वां संशोधन और डी दिया हुआ 76वां संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वां संशोधन किया था दिल्ली को एनसीटी बनाने के लिए। ठीक है, दिल्ली को एनसीटी 69वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। ठीक है, यह संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था आपका 69वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या गया था? दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। ठीक है, दिल्ली को एनसीटी कब घोषित किया था? 1991 में तो ये आपका संविधान संशोधन हुआ था और 1992 में एनसीटी की स्थापना की गई थी और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था, स्पेशल केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना, स्पेशल है ये। स्पेशल क्यों? क्योंकि आपका दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी भी है और यहीं पे आपका सुप्रीम कोर्ट है और बाकी संसद वगैरह सभी यहीं पे आती है आपकी, तो इसलिए दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश बताया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया था? 69वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था आपका 1991 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन ए है 15 लाख, बी दिया हुआ है 25 लाख, सी दिया हुआ है 20 लाख और डी दिया हुआ है 30 लाख। यानी कि 3 स्तरीय जनसंख्या प्रणाली जो होती है आपकी, ये कितनी संख्या के ऊपर वाले राज्यों में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 लाख। लिमिट होती है इसकी कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो होती है आपकी, वो 20 लाख की आबादी वाले राज्यों में होती है। जैसे कि आपकी 3 स्तरीय पंचायत में क्या क्या आती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ये 3 तरह की होती है आपकी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ये केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। ठीक है, उन्हीं राज्यों में आती है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर होती है। भारत के ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है, वहाँ पे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जहाँ ग्राम पंचायत भी होती है, पंचायत समिति भी होती है और जिला पंचायत भी होती है। तीनों आपके वहाँ पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आपका, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। बी दिया हुआ है आपको, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। सी दिया हुआ, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो इन तीनों में से बताना कि कौन सा सही है आपका। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी दिया हुआ केवल 2 और 3, सी दिया हुआ केवल 3 और डी दिया हुआ 1, 2 और 3 तीनों ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2 यही आपके सही है। एक राज्य की कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में आपका जो कथन होगा वो है आपका पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरा ऑप्शन होगा, राज्य की वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है और वही सारे फैसले लेता है। और कार्यकारी शक्ति का प्रमुख कार्यकारी शक्ति जो होती है राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, और ये तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत होगा, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं जबकि राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ये वाला थर्ड वाला गलत हो जाएगा, आपका फर्स्ट और सेकंड ठीक रहेगा। ठीक है, कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और राज्य की वास्तविक कार्य प्रणाली प्राधिकरण जो है वो मंत्रिपरिषद होती है और राज्य के सभी कार्यकारी निर्णयों को राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि राज्य की कार्यकारिणी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा, बी दिया हुआ संसद, सी दिया हुआ राष्ट्रपति और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को उसके कार्यकाल पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति को इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को
हटा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। ऑप्शन ए है सिंधी और नेपाली, बी दिया हुआ कोंकणी और मणिपुरी, सी दिया हुआ बोडा और संथाली, और डी दिया संथाली और कोंकणी, और फिफ्थ दिया हुआ डोगरी और मैथिली। तो 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। आपसे पूछा गया है कि 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं ली गई है, टोटल 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए आपको 1, 2, 3, 4, 5, इन पाँचों में से कौन कौन सी भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई थी, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि आपकी 4 भाषाएं टोटल जोड़ी गई थी उस टाइम पे, मैथिली, संथाली, वोडा और डोंगरी। तो आप चेक कर लो कहाँ कहाँ पे मिल रही है आपकी। सिंधी नेपाली ये तो नहीं हो सकती, कोंकणी मणिपुरी ये भी नहीं हो सकती, वोडा, संथाली, मैथिली और डोगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। वोडा और संथाली तो आ रही है, संथाली और कोंकणी नहीं होगी, डोगरी और मैथिली ये हो सकती है, क्योंकि आपकी 4 भाषा है, मैथिली, संथाली, वोडा और डोगरी, ये चारों आ गई, मैथिली, संथाली, वोडा और डोगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी सही है आपका और 5 भी सही है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड और फिफ्थ इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, वोडा और डोंगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 ये दोनों आपके सही है। इन 4 भाषाओं को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस तरह से टोटल आपकी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। इसके पहले आपकी 14 भाषाएं थी, बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, वोडा, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो 14 और 8 ऐसे मिला के आपकी टोटल 22 भाषाएं हुई थी। ठीक है, तो जो 4 भाषाएं हैं आपकी मैथिली, संथाली, वोडा और डोगरी, ये आपकी सबसे लास्ट में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसे। आपसे पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज का भी पूछ सकते हैं कि कब कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी गई थी। तो आप ये 4 लैंग्वेज का ध्यान रखना कि मैथिली, संथाली, वोडा और डोगरी जो है ये 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके पहले आपकी 4 लैंग्वेज ऑलरेडी जोड़ी जा चुकी थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी। ये फर्स्ट और सेकंड में जो दिया हुआ है आपको, ये 4 लैंग्वेज, सिंधी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 4 लैंग्वेज आपकी ऑलरेडी जोड़ी जा चुकी थी। और उसके बाद में बाकी जो 4 बची है आपकी थर्ड और फिफ्थ वाली, ये आपकी बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।